गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं वो शुरू करते हैं क्लास। अब देखो, सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर। देखो दोस्तों, पीछे हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिडनी। कौन सा था दोस्तों? सिडनी। जबकि वर्तमान में हम बात करें तो सिडनी को पीछे छोड़कर कौन बन गया है? मेलबर्न। कौन बन गया दोस्तों? मेलबर्न। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो सबसे पहले तो सिडनी को छोड़कर पीछे कौन बन गया? आगे कौन आ गया? मेलबर्न। अब हम बात करें तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले तो आपको यह बात याद रखनी है। अब हम बात करें तो विश्व में हम बात करें तो क्षेत्रफल सबसे छोटा, क्षेत्रफल में क्या आता है? सबसे छोटा। जबकि बात करें दोस्तों जनसंख्या, किस में बात करते हैं? जनसंख्या में। जनसंख्या में हम बात करें तो जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान आता है दोस्तों? छठा स्थान। कौन सा स्थान आएगा? छठा स्थान। क्षेत्रफल में तो कौन सा स्थान आता है? सबसे छोटा है। जबकि जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान आता है। एक आपको याद रखनी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया देश, इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है न्यूजीलैंड। कौन सा आएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है माइक्रोनेशिया। कौन सा आता है? माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद हम बात करें तो एक आता है मेलानेशिया। मेलानेशिया। एक कौन सा आता है? मेलानेशिया। और मेलानेशिया के बाद हम बात करें तो एक आता है पोलिनेशिया। कौन सा आएगा? पोलिनेशिया। अब बात करें कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया ये तीनों दोस्तों कौन से महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में आएंगे? प्रशांत महासागर में आते हैं। माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया तीनों के तीनों कौन से महासागर में आते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर में आएंगे। एक बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे बात करें तो एक चीज और देखो, एक आता है ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर पाई जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हम बात करें तो इसको बोला जाता है महान विभाजक पर्वतमाला। क्या बोला जाता है? महान विभाजक पर्वतमाला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वतमाला है कहां पर? तो ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तर से पूर्वी भाग में। किस भाग में? उत्तर से पूर्वी भाग में। एक बात करें सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी आती है दोस्तों माउंट कोसियुस्को। क्या नाम आता है? माउंट कोसियुस्को। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट कोसियुस्को। एक चीज ये याद रखनी है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट कोसियुस्को। एक चीज ये याद रखना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी आओगी? माउंट कोसियुस्को। उसके बाद हम बात करें तो ये एक चीज याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी आती है। ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। अब हम बात करें दोस्तों, इससे निकलती है दोस्तों एक नदी। कौन सी? मर्रे। कौन सी नदी निकलती है? मर्रे। और इसकी सहायक नदी कौन सी आती है? डार्लिंग। कौन सी नदी आती है? डार्लिंग। मुख्य नदी कौन सी है? मर्रे। और इसकी सहायक नदी कौन सी आएगी? डार्लिंग नदी आएगी। एक बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है प्यासी भूमि का देश।
क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाएगा? प्यासी भूमि का देश। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नदी आती है, कौन सी? फिट्जराय। कौन सी नदी आती है? फिट्जराय। इसकी हम बात करें तो मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार। मकर रेखा को कितनी बार काटेगी? 4 बार काटती है। एक चीज ये याद रखना, मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार। कौन सी नदी आती है? फिट्जराय। मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार काटती है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना दोस्तों, यहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और इनको क्या बोला जाता है? डाउन्स। क्या बोला जाएगा? डाउन्स। और इन्हीं डाउन्स की हम बात करें तो इसके अंदर क्या पाली जाती है? मेरिनो बेड। क्या पाली जाती है दोस्तों? मेरिनो बेड पाली जाती है। और इन मेरिनो बेड को जिन बाड़ों के अंदर रखा जाता है उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टेशन। मतलब जिन बाड़ों में पाला जाता है उनको क्या बोला जाता है? स्टेशन। और इन्हीं स्टेशनों में काम करने वाले मजदूर क्या कहलाते हैं दोस्तों? जेकारू। क्या कहलाएंगे? जेकारू। तो एक चीज ये याद रखना, क्या कहलाते हैं मजदूर? जेकारू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जेकारू। अब देखो एक चीज याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी व गहरी झील, गहरी झील कौन सी आती है? आयर झील। कौन सी आएगी? आयर झील आएगी। कौन सी झील आती है? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी व सबसे गहरी झील कौन सी आती है? आयर झील। कौन सी झील आएगी? आयर झील। एक चीज आपको ये याद रखनी है। और एक हम बात करें दोस्तों, एक आती है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम आता है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम आएगा दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ। इसकी हम बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इसको ये कहां पे स्थित है? या तो आएगा क्वींसलैंड राज्य। कौन सा राज्य आता है? क्वींसलैंड राज्य। या फिर हम बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है? कोरल सागर। क्या नाम आता है? कोरल सागर। या फिर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट। क्या नाम आता है? उत्तरी पूर्वी तट। या फिर हम बात करें तो प्रशांत महासागर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। प्रशांत महासागर का क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम भाग। यहां पर हम बात करें दोस्तों, क्या स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। और इसकी हम बात करें तो ये किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से। किससे निर्मित है दोस्तों? प्रवाल भित्ति से निर्मित है। किससे निर्मित मानी जाती है? प्रवाल भित्ति से। इसकी एक चीज याद रखना, कुल लंबाई आती है 1920। क्या बोला जाता है? झूलता हुआ गार्डन। क्या बोला जाएगा? झूलता हुआ गार्डन। या फिर क्या बोलेंगे? पानी का बगीचा। क्या बोला जाएगा? पानी का बगीचा। तो क्या बोला जाता है इसको? पानी का बगीचा बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया है? मेलबर्न। किसको पीछे छोड़ा है? सिडनी को। उसके बाद हम बात करें तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या याद रखोगे कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप, और जनसंख्या में हम बात करें तो 6ठा स्थान आता है। कौन कौन से देश आएंगे? तो एक तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश आते हैं, और द्वीप आते हैं माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो मुख्य रूप से याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या फिर क्या बोला जाता है? महान विभाजक पर्वतमाला। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक आता है फिट्जराय नदी। इसको क्या बोला जाता है? मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार। एक हम बात करें तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स। इसमें कौन सी बेड रहती है? मेरिनो बेड। इनको जिन बाड़ों में पाला जाता है उनको क्या बोला जाता है? स्टेशन। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे काम करने वाले मजदूर क्या कहलाते हैं? जेकारू। क्या कहलाएंगे? जेकारू। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो एक चीज याद रखने की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी व गहरी झील कौन सी आती है? आयर झील। और एक आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। लंबाई कितनी आती है? 1920।
प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जिसको क्या बोलते हैं, पानी का बगीचा या झूलता हुआ गार्डन। पानी का बगीचा या फिर क्या बोलेंगे, झूलता हुआ गार्डन बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे पानी का बगीचा और या फिर क्या बोलेंगे झूलता हुआ गार्डन। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? सिंधु नदी जल समझौता है वो कब हुआ था? देखो, सबसे पहले हम बात करें सिंधु नदी जल समझौता है वो कौन से दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कौन से दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। कब हुआ था? 1960 में। 19 सितंबर 1960 को हुआ था। किस बात को लेकर? सिंधु व उनकी सहायक नदियों को लेकर। सिंधु व उनकी सहायक नदियों को लेकर। अब हम बात करें तो एक तरफ तो थे कौन ने? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक तरफ हम बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। एक तरफ तो आते हैं जवाहरलाल नेहरू और एक तरफ कौन थे? अयूब खान। एक तरफ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और एक तरफ हम बात करें तो कौन आते हैं? अयूब खान। दोनों की हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखोगे? देखो, सबसे पहले तो हम बात करें तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब हम बात करें, एक ये भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है, लेकिन पहले बात करते हैं समझौते के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के मध्य कहां पे हुआ था? रावलपिंडी में। कहां पर हुआ था दोस्तों? रावलपिंडी में हुआ था ये समझौता। कहां पर हुआ था? रावलपिंडी में। एक चीज ये याद रखनी है कि ये समझौता हुआ कहां पर था? रावलपिंडी के अंदर हुआ। एक चीज आप ये याद रखोगे। उसके बाद देखो, एक हम बात करें तो एक चीज और क्या याद रखनी है? एक आपको ये याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर जो मध्यस्थता की गई थी, क्या की गई थी? मध्यस्थता। मध्यस्थता की हम बात करें तो मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विश्व बैंक के द्वारा यहां पर मध्यस्थता की गई। एक बात है आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करेंगे समझौता किस प्रकार से हुआ था। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, सबसे पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। इसके बाद हम बात करें तो आगे कौन सी नदी आएगी? झेलम। कौन सी नदी आती है? झेलम। झेलम के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है? चिनाब। कौन सी नदी आती है? चिनाब। चिनाब के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है? रावी। कौन सी नदी आएगी? रावी। रावी के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है? व्यास। कौन सी नदी आएगी? व्यास। और व्यास के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सी नदी आती है? सतलज। कौन सी नदी आती है? सतलज नदी आती है। कौन सी नदी आएगी? सतलज नदी। अब देखो, यहां पर हम बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा क्या मध्यस्थता की गई थी? विश्व बैंक ने दोस्तों क्या कहा कि जो पश्चिम की तीन नदियां आती हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों की हम बात करें दोस्तों, कौन कौन सी आती हैं? सिंधु, झेलम और चिनाब नदी। इन नदियों की हम बात करें दोस्तों, तो इन नदियों की हम बात करें तो इनका 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। पानी का उपयोग कौन करेगा दोस्तों? पाकिस्तान करेगा। जबकि हम बात करें 20% पानी का उपयोग कौन करेगा दोस्तों? ये कौन करेगा? भारत। कौन करता है? भारत। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज की हम बात करें तो रावी, व्यास, सतलज की हम बात करें दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो इनका 80% पानी का उपयोग कौन करता है? भारत। जबकि बात करें 20% कौन करता है? पाकिस्तान। इस प्रकार से हम बात करें तो दोनों के मध्य विश्व बैंक के द्वारा क्या करवाया गया था दोस्तों? समझौता करवाया गया था। एक चीज आपको यह याद रखनी है। एक दोस्तों याद रखना कि दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। क्या कहलाता है? दोआब। जैसे हम बात करें सिंधु और झेलम के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंध सागर दोआब।
क्या कहलाता है? सिंध सागर। जैसे झेलम और चिनाब है, इनके मध्य चार्ज, क्या? चार्ज। इसके बाद हम बात करें रावी और व्यास, इसका क्या कहलाएगा? रेचना। क्या कहलाता है दोस्तों? रेचना दोआब। इसके बाद रावी और व्यास बारी, क्या कहलाता है? बारी। व्यास और सतलज बिस्त आब, बिस्त आब दोआब। तो दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? दोआब कहलाता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों कि ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो वर्तमान में हम बात करें तो सिंधु नदी जल समझौता है उसकी संचालन समिति, सिंधु नदी जल समझौते की जो संचालन समिति है उसकी हम बात करें तो संचालन समिति की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया था। कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? 6ठी बैठक का। और 6ठी बैठक की हम बात करें दोस्तों तो 6ठी बैठक के अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि ये आयोजन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। और एक ही चीज याद रखना कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंकज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पंकज कुमार के द्वारा की गई थी। एक चीज याद रखना दोस्तों, जो उत्तर का विशाल मैदान है, क्या नाम आता है? उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण है वो 3 नदियों के द्वारा किया गया है। तीनों नदियां कहां से आती हैं? हिमालय से। सबसे पहले हम बात करें उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? सिंधु नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा है? सिंधु नदी। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना, इसके बाद कौन सा भाग आता है? मध्य भाग। और मध्य भाग की हम बात करें तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? गंगा नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा? गंगा नदी के द्वारा। उसके बाद हम बात करें तो एक कौन सा भाग आता है? एक आता है पूर्वी भाग। और पूर्वी भाग की हम बात करें तो पूर्वी भाग में हम बात करें तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसकी हम बात करें दोस्तों, ये किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। किसको चुना गया है दोस्तों? सूर्य कुमार यादव को। वर्तमान में हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव दोस्तों इनके द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस की गई थी, इसलिए इनको क्या चुना गया था? T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब हम बात करें सबसे पहले तो दोस्तों एक नाम आता है, देखो क्या नाम आता है? विजडन। क्या नाम आता है दोस्तों? विजडन क्रिकेटर्स अलमोक। एक चीज तो ये याद रखनी है। क्या याद रखोगे? विजडन क्रिकेटर्स अलमोक। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करें इनके द्वारा क्या क्या जारी किया गया था। इनके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए, जैसे T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। इस प्रकार से हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनके द्वारा टॉप 5, जो टॉप 5 प्लेयर है ना दोस्तों, जैसे हम बात करें जो टॉप 5 प्लेयर हैं क्रिकेटर हैं, उनके बारे में हम बात करें तो उनकी सूची जारी की गई। उनकी हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें तो क्या नाम आता है? हरमनप्रीत कौर। क्या नाम आता है? हरमनप्रीत कौर। कहाँ की दोस्तों? खिलाड़ी भारत की। और भारत की क्या है? महिला कप्तान। क्या है दोस्तों? महिला कप्तान है। तो हरमनप्रीत कौर है, इनको दोस्तों हम बात करें तो विश्व के टॉप 5 प्लेयरों में शामिल किया गया है। अब आपको क्या चीज याद रखनी है कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर्स जिनको पहली बार इस सूची के अंदर शामिल किया गया है, तो भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर जिनको इस सूची के अंदर शामिल किया गया को दोस्तों कौन आती है? हरमनप्रीत कौर। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कहाँ की खिलाड़ी है? भारत की। पीछे हम बात करें तो दोस्तों 1999 के बाद हम बात करें तो भारत के द्वारा पहली बार इनकी कप्तानी के अंदर, महिला कप्तानी के अंदर हम बात करें
तो इंग्लैंड में कुछ सीरीज जीती गई थी 1999 के बाद पहली बार। इसलिए हम बात करें तो इनको वहाँ पे हम बात करें इनके द्वारा 111 बॉलों में 146 रन की ऐतिहासिक पारी खेली गई थी। इस कारण हम बात करें तो इनको किस में शामिल किया गया है, टॉप 5 प्लेयरों में शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है मैथ्यू पोर्ट्स। क्या नाम आता है दोस्तों, मैथ्यू पोर्ट्स। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के हैं दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है टॉम बल्डेल। क्या नाम आता है, टॉम बल्डेल। टॉम बल्डेल की हम बात करें दोस्तों, कहाँ के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के। कहाँ के आते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक नाम आता है बेन फॉक्स। क्या नाम आता है, बेन फॉक्स। क्या नाम आएगा, बेन फॉक्स। इनकी हम बात करें दोस्तों, ये कहाँ के खिलाड़ी आते हैं, इंग्लैंड के। कहाँ के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है डेरिल मिचेल। क्या नाम आता है, डेरिल मिचेल। और इनकी हम बात करें दोस्तों, ये भी कहाँ के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि विजडन के द्वारा जो टॉप 5 प्लेयरों की सूची जारी की गई दोस्तों, इसमें किसको शामिल किया गया है, हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखना। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर हम बात करें दोस्तों, किसको चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। किसको चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है 2022-23 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये दोस्तों किसको चुना गया है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी आते हैं। कौन है, बेन स्टोक्स। क्या नाम आता है, बेन स्टोक्स। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन आता है दोस्तों, इंग्लैंड का बेन स्टोक्स। कब का चुना गया, 2022-23। कब का चुना गया दोस्तों, 2022-23 का चुना गया है। अब देखो एक चीज याद रखना दोस्तों, विजिटर ने इसको क्या कहा जाता है, क्रिकेट की बाइबल। क्या बोला जाता है, क्रिकेट की बाइबिल बोला जाता है। एक हम बात करें दोस्तों, तो एक चीज याद रखना, ये इसको कब बनाया गया था, 1864 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। कब जारी किया गया था, 1864 में। और एक हम बात करें दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है, जॉन विजडन। संस्थापक कौन आते हैं दोस्तों, जॉन विजडन आते हैं। संस्थापक कौन आते हैं दोस्तों, जॉन विजडन। तो ये चीज याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आगे हम बात करें दोस्तों, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका मंच की स्थापना कब हुई थी। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका मंच की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 2003 को। 3 देशों के द्वारा हम बात करें दोस्तों, एक त्रिपक्षीय संवाद बनाकर इसकी हम बात करें तो स्थापना की गई थी। लेकिन हाल फिलहाल में हम बात करें दोस्तों, तो इसको वापस पुनः चर्चा में लाया गया है, मतलब वापस इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। क्योंकि पीछे हम बात करें तो लगातार इसकी कोई भी बैठक का आयोजन नहीं हो रहा था। इस कारण हम बात करें तो वापस इसकी बैठक का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, इसको क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों इसको हम बात करें तो इसको नाम दिया गया था IBAS। क्या नाम दिया गया था दोस्तों, IBAS। एक चीज तो ये याद रखनी है। बैठक सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कहां पे की गई थी, ब्रासीलिया में। ब्राजील के कौन से शहर में, ब्रासीलिया में। ब्राजील के कौन से शहर में की गई थी, ब्रासीलिया में की गई थी। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना, इसको क्या बोला गया था, IBAS डायलॉग फोरम। क्या बोला गया था, IBAS डायलॉग फोरम बोला गया था। क्या बोला गया था, IBAS डायलॉग फोरम। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि IBAS फंड की स्थापना।
IBES फंड की स्थापना। इसकी हम बात करें तो कब की गई थी? 2004 में। कब की गई थी दोस्तों? 2004 में स्थापना की गई थी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो, एक हम बात करें दोस्तों, इनके द्वारा एक बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास। इसकी हम बात करें दोस्तों, इसका क्या नाम आता है? IBAS, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील और अफ्रीका। एक चीज तो ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो 3 नाम तो ये आ गए। आगे फिर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? IBAS MAR, इब्समार। कौन सा था दोस्तों? इब्समार। ये हम बात करें इनके द्वारा एक समुद्री युद्धाभ्यास किया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों, इसकी एक न्यूनतम बैठक, एक ही बैठक हुई थी। वो कब हुई थी? सितंबर 2022 के अंदर। कब हुई थी? सितंबर 2022 में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? न्यूयॉर्क में। कहां पर की गई थी दोस्तों? न्यूयॉर्क में की गई थी। कौन सी बैठक? भारत, ब्राजील, अफ्रीका संवाद मंच की बैठक की गई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व विरासत दिवस, हाल ही में विश्व विरासत दिवस है वो कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस की हम बात करें दोस्तों, कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। कब मनाया गया है दोस्तों? 18 अप्रैल को मनाया गया है। एक चीज ये याद रखना कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस है वो कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को मनाया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 2023 में हम बात करें तो इसकी थीम क्या रखी गई है? 2023 में हम बात करें तो इसकी थीम क्या रखी गई है? परिवर्तन। क्या नाम रखा गया है? परिवर्तन। क्या नाम रखा गया दोस्तों? परिवर्तन। किसका परिवर्तन? तो मतलब जो विरासतें उनका परिवर्तन, विरासत परिवर्तन। ठीक है, तो थीम क्या रखी गई है? परिवर्तन रखी गई है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों विश्व विरासत दिवस की हम बात करें तो क्या नाम आता है? यूनेस्को। क्या नाम आता है दोस्तों? यूनेस्को नाम आता है। सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा हम बात करें तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में चुना गया था। तो एक बात करते हैं दोस्तों हमें यूनेस्को के बारे में। अब देखो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो कब हुई थी? उन्नीस सौ 1945। और भारत कब शामिल हुआ था दोस्तों इसके अंदर? 1946 के अंदर। भारत कब शामिल हुआ था? 1946 में हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, क्या नाम आता है? संस्थापक सदस्य। तो इनकी हम बात करें टोटल कितने थे? 37। कितने थे दोस्तों? 37 थे। मतलब 37 देशों के द्वारा मिलकर किसकी स्थापना की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी। एक चीज आपको ये याद रखना है। अब देखो इसका क्या नाम आता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक। क्या नाम आता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब हम बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना कि भारत इसके अंदर कब शामिल हुआ था? 1946 के अंदर। कब हुआ था? 1946 में शामिल हुआ था। एक चीज आपको ये याद रखनी है, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 की हम बात करें तो 31 दिसंबर 2018 को हम बात करें दोस्तों, दो देशों के नाम आते हैं। एक तो नाम आता है इजराइल। क्या नाम आता है? इजराइल। और एक नाम आता है यूएसए। एक क्या नाम आता है? यूएसए। इन दोनों के द्वारा हम बात करें तो यूनेस्को को छोड़ने की क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी। उसका कारण क्या है? उसके कारण की हम बात करें तो उसका कारण आता है दोस्तों कि इसके वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनकी हम बात करें तो कितने आते हैं दोस्तों? 195। वर्तमान सदस्य देश कितने आते हैं? 195। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 195वां सदस्य देश किसको बनाया गया था? फिलिस्तीन को।
किसको बनाया गया था दोस्तों? फिलिस्तीन को। तो इजराइल का साथ देने के लिए हम बात करें, इजराइल ने इसको छोड़ने की धमकी दी और उसके बाद कौन साथ में आ गया? यूएसए। किसको शामिल करने के कारण? फिलिस्तीन को शामिल करने के कारण। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर आता है? पेरिस, फ्रांस में। कहां पर आता है दोस्तों? पेरिस से, फ्रांस के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस से, फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय आता है। अब हम बात करें तो वर्तमान में हम बात करें दोस्तों यूनेस्को के जो क्षेत्र की हम बात करें तो वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर कितनी है? 40। कितनी आती है दोस्तों? 40। अगर हम बात करें दोस्तों 40वीं विश्व धरोहर किसको घोषित किया गया था? धोलावीरा को। किसको घोषित किया गया था दोस्तों? धोलावीरा को। और कहां पर है? गुजरात में। कहां पर आती है? गुजरात में। 39वीं हम बात करें दोस्तों, 39वां किसको घोषित किया गया था? रामप्पा मंदिर को। किसको घोषित किया गया था? रामप्पा मंदिर को। किसको घोषित किया गया था? रामप्पा मंदिर को। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि 39वां तो दोस्तों हम बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर किसको घोषित किया गया था? रामप्पा मंदिर को। और 40वां किसको किया गया था? धोलावीरा, गुजरात को। एक बात आपको ये याद रखनी है। प्रथम की हम बात करें दोस्तों, प्रथम कहां पे किया गया था? इक्वेडोर में। कहां पर घोषित किया गया था दोस्तों? प्रथम यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर किसको घोषित किया गया था? इक्वेडोर के अंदर हम बात करें दोस्तों, एक स्थान का नाम पड़ता है गालापागोस। गालापागोस क्विंसलैंड। ठीक है, गालापागोस से आइसलैंड नामक के स्थान आता है, इसको घोषित किया गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों कि अप्रैल माह में प्रमुख दिवस कौन कौन से मनाए गए? अप्रैल माह की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? भारतीय नववर्ष। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके बाद आगे आता है 2 अप्रैल। कौन सा आता है? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है 4 अप्रैल। क्या नाम आता है? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल की हम बात करें, 4 अप्रैल क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। क्या नाम आता है? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक आता है 6 अप्रैल। क्या आएगा? 6 अप्रैल। और 6 अप्रैल की हम बात करें तो क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या नाम आता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा आएगा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो एक आता है 10 अप्रैल। कौन सा आएगा? 10 अप्रैल। और ये कौन सा है दोस्तों? विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा आता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा आता है दोस्तों? विश्व होम्योपैथी दिवस। एक दोस्तों हम बात करें तो एक आता है 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद हम बात करें तो एक आता है दोस्तों 11 अप्रैल। 11 अप्रैल की हम बात करें तो क्या मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। मातृत्व दिवस। क्या मनाया जाएगा? मातृत्व दिवस। उसके बाद हम बात करें तो एक आता है 14 अप्रैल। अग्निशमन सेवा दिवस। क्या नाम आता है? अग्निशमन सेवा दिवस। तो इस प्रकार से अप्रैल माह के प्रमुख दिवस आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है।